हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम उपनिवेशवाद और देहात लेसन का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जमींदारों और जोतदारों में क्या डिफरेंस था और जोतदार ज़्यादा पावरफुल कैसे थे और जमींदार अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते थे। ये सब हमने कल स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी। बेटे, 1813 में ना ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसको 5वीं रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, यानी कंपनी भारत में किस तरीके से शासन चला रही है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन पास कर रही है, इसके बारे में तैयार की गई थी। इसलिए इसे 5वीं रिपोर्ट कहा जाता है। A report was tabled in the British Parliament in 1813. This was the fifth of the reports prepared in India regarding the administration and activities of the East India Company. Hence, it is known as the fifth report. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें था क्या। बंगाल में जब कंपनी का शासन आरंभ हुआ था तो इंग्लैंड में उसकी एक्टिविटीज़ पर बहुत मिन्यूटली जो थी वो नज़र रखी जाने लगी थी। मैंने आपको बताया था कि 1757 में कंपनी ने भारत में अपनी पहली लड़ाई जीती थी जिसे प्लासी की लड़ाई कहते हैं। 1764 में कंपनी ने एक और लड़ाई लड़ी थी जिसको बक्सर की लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों को भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। दीवानी का मतलब होता है उनको वहाँ पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था। और इसके बाद एक एक करके ये भारत को जीतते जा रहे थे। भारत की डिफरेंट स्टेट्स को ये ऑक्यूपाई करते जा रहे थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन आरंभ हुआ था ना, तो उसकी एक्टिविटीज़ पर बहुत मिन्यूटली जो थी वो नज़र रखी जाने लगी थी, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारे समूह थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के विरोधी रहे थे। अब क्या था कि बेटे, जो भारत और चीन के साथ व्यापार करने का राइट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था, उनको मोनोपोली थी और कोई भी ब्रिटेन का व्यापारी इन दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी ही कर सकते थे। और भारत उस टाइम सोने की चिड़िया था। भारत के साथ जो था बिजनेस करना बहुत प्रॉफिटेबल था। तो जिन व्यापारियों को, जिन बिजनेसमैन को भारत के साथ व्यापार करने का राइट नहीं था ना, तो वो इस चीज़ को बार बार आवाज़ उठा रहे थे और इस चीज़ पर वो चाहते थे कि वो शाही फरमान जिसमें ये कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है, उस फरमान को जो है वो रद्द किया जाए। ठीक है, hence it is known as the fifth report. From the very beginning of the company's rule in Bengal, its activities in England were closely monitored. In fact, there were also many groups in Britain who were opposed to the monopoly of the East India Company on trade with India and China. They wanted to royal decree to be revoked, according to which the company had this monopoly. ठीक है, अब ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश माल के लिए भारत का बाज़ार खुलवाना चाहते थे। वो उद्योगपति, वो बिजनेसमैन जिनको भारत के साथ व्यापार करने का राइट नहीं था, वो चाहते थे कि भारत का बाज़ार उनके लिए भी खुल जाए। कई पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे, उनका ये कहना था कि बंगाल विजय का लाभ जो है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, और ये वाकई में सही था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे या ऑफिसर्स थे, वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे और वो यहाँ से प्रॉफिट वो अपने घर इंग्लैंड भेजते थे, जिससे दूसरे जो ग्रुप्स थे वो उनको देखकर जेलस होते रहते थे। इसलिए जिनको भारत के साथ व्यापार करने का राइट नहीं था, वो बार बार कह रहे थे कि उनको भी ये राइट मिले। British industrialists were eager to open India's market for British goods. Many political groups had said that only the East India Company was getting the benefit of Bengal victory, not the entire British nation.
भारत में कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारे रूल्स पास किए गए। अब ब्रिटिश संसद में जब ये बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में ये बात उठाई जा रही थी कि भारत में व्यापार करने का राइट मिले, और ये कहा जा रहा था कि इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, वो ठीक से भारत में शासन नहीं कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इन सब को चेक करने के लिए बहुत सारे रूल्स पास किए गए थे और कंपनी को ये मजबूर किया गया था कि वो भारत के प्रशासन के बारे में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजे। In the last decade of the 18th century, the British Parliament passed several acts to regulate and control the governance of the company in India. The company was compelled to regularly submit its report to the British Parliament regarding the administration of India. ठीक है, पांचवी रिपोर्ट को एक प्रवर समिति ने जो था वो तैयार किया था। एक सिलेक्ट कमेटी थी जिसमें हाई फाई जो थे वो ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा था। वास्तव में वो कंपनी के प्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा था ना, वो खुद ही कंपनी से जेलस करते थे और वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो परंपरागत जो जमींदारी सत्ता है वो उसका यहाँ पर डाउनफॉल हो रहा है, वो कोलैप्स हो रही है, कि यहाँ पर जमींदारों को का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और जमींदार जो हैं वो अपनी परमानेंट सेटलमेंट के कारण, इस्तेमरारी बंदोबस्त के कारण अपनी ज़मीनें जो हैं वो खोते जा रहे हैं। तो एक्चुअली उन्होंने लगता है कि काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर ये लिखा था, क्योंकि अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से ज़मींदार जो थे वो अपनी ज़मींदारी को बचा लेते थे। बहुत ही कम केसेस में जो थी उनकी ज़मींदारी जो थी वो दाव पर लगती थी, मतलब उनसे छिनती थी। ठीक है, अब अगला पोर्शन हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी राज्य के समय किसानों की ऋणग्रस्तता के क्या कारण थे। ऐसा था कि बेटे ब्रिटिश टाइम में भारत के कोई 80% जो फार्मर्स थे वो लोन के नीचे दबे हुए थे। अब यहाँ पर आपसे रीज़न पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों था। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि उस टाइम भारत में बैंक्स नहीं थे। भारत में जो उस टाइम लोन लेने के जो जरिया होता था वो गांव के मनी लेंडर्स होते थे, यानी साहूकार, महाजन जिन्हें कह लो, वो होते थे जो कि इन किसानों को ऋण देते थे। तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्यों ऋण लेते थे, क्यों उधार लेते थे। तो आप बताओगे कि किसानों का लैंड रेवेन्यू फिक्स था। ठीक है, चाहे बाढ़ आए चाहे सूखा आए, उनको वो लगान देना ही देना था। तो कई बार किसान जो थे अपनी उपज से लगान नहीं चुका पाते थे, क्योंकि कई बार नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती थी, फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, तो किसान लगान नहीं चुका पाते थे। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करें, उनके पास इतनी जमा पूंजी तो होती नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें महाजन से उधार लेना पड़ता था, मनी लेंडर से उन्हें उधार लेना पड़ता था। ठीक है, द रेंट ऑफ द फार्मर्स वाज सर्टेन। मैनी टाइम्स फार्मर्स कुड नॉट पे रेंट फ्रॉम देयर प्रोड्यूस, सो दे हैड टू टेक लोन फ्रॉम महाजन टू रीपे द रेवेन्यू। किसानों को विवाह और जन्म मरण के अवसर पर भी उधार लेना पड़ता था। कोई घर में शादी है, किसी का जन्म हुआ है, डेथ हो गई है, तो इस अवसर पर भी उन्हें उधार लेना पड़ता था। फार्मर्स हैड टू बोरो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ। महाजन ऋण पर बहुत अधिक ब्याज लेते थे। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे महाजन, मनी लेंडर्स जो थे। अब किसानों की इनकम तो इतनी होती नहीं थी, तो एक बार अगर वो उधार लेते थे तो वो उसका ब्याज ही चुकाते रह जाते थे। अब एक केस में आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे कि 100 रुपये का एक किसान ने उधार लिया था और उसके ऊपर उसको 2000 टैक्स, उसका 2000 इंटरेस्ट बन गया था। अब बताओ, 2100 रुपये इंटरेस्ट हो, 2100 रुपये हो गया, वो पे तो कर नहीं पा रहा, तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, महाजन यूज टू चेंज ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, चार्ज ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। द इनकम ऑफ द फार्मर्स वॉज वेरी लो, विच वंस द फार्मर यूज टू पे डेप्ट ही वुड बिकेम ओबेस्ट फॉर एवर। किसान अपनी उपज में से कुछ भी बचा कर नहीं रख पाते थे।
अदर ड्राउट आ जाए या फ्लड आ जाए, किसानों को उधार का सहारा लेना ही पड़ता था। अंग्रेजी राज्य के समय लगभग 80% किसान जो थे वो ऋण के नीचे, उधार के नीचे दबे हुए थे। ठीक है, फार्मर्स वर अनेबल टू सेव एनीथिंग फ्रॉम देयर प्रोड्यूस। गरीब थे किसान, वो कुछ बचा ही नहीं पाते थे। हैंस ड्यू टू ड्राउट व्हेन फ्लड्स occurred, farmers had to resort to debt. Around 80% of the farmers in the British state was affected at the time. ठीक है, तो बेटे ये आज का टॉपिक था, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। थैंक यू वेरी मच।